बेटा जो भी TNR 7-1 के बच्चे हैं, आपका जो पार्ट रह गया है, छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट रह गए हैं, वो सर एक्स्ट्रा क्लास लेके करवा देंगे, वो हो जाएगा कंप्लीट, छूटेगा कुछ भी नहीं, आप उसकी टेंशन मत लो, है ना। कनक, भावेश, सब वो सर जो है करवा देंगे आपका एक्स्ट्रा क्लास लेके, तो आप उसकी टेंशन मत लो। नो सर, आपने कोई मूल कौन, प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सर वो 1-2 टॉपिक्स ही बचे थे जस्ट, और उसके हाँ बाद वो तो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर ही करवाने वाले थे। हाँ वो प्लान ही होता है बेटा, वो ऐसा प्लान ही होता है कि किस तरह से मर्ज करेंगे बैच को। तो अच्छे आपका जैसे बैच मर्ज हो गया है, इवेंचुअली 2-3 दिन में या इन अ वीक आपके फिजिक्स और मैथ्स के लेक्चर भी मर्ज हो जाएंगे, है ना। जब आपके एक एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि दोनों बैचेस में सेम चीज पढ़ ली होगी, तो वो सब मर्ज हो जाएगा। तो फॉर दैट टाइम, टिल दैट टाइम लेट्स अपन तो स्टार्ट करते हैं, है ना। राइट, सो बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें अपन पहले सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले ना, सो आइडिया ऑफ द चैप्टर इज बेसिकली कि जो एटम के डिफरेंट डिफरेंट प्रपोज्ड मॉडल है, कि भाई एटम जो है उसके अंदर क्या होता है, एटम किसका बना होता है, और स्टार्टिंग विथ कि एकदम बेसिक मॉडल क्या था, वहां से लेके एकदम करंट अभी तक एंड तक जो अपन मॉडल ऑफ एटम मानते हैं वो क्या है, इस अपन चैप्टर में पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो एक बार मैं आपको ओरली एकदम ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि इस चैप्टर में अपन को क्या क्या पढ़ना है, और उसमें कुछ ऐसे मॉडल्स भी हैं जो मैं क्लास में डिटेल डिस्कशन नहीं करता, क्योंकि इतना वो काम के नहीं होते। सो जैसे वी स्टार्ट विथ, तो सबसे एकदम इनिशियल, सबसे पहला जो मॉडल ऑफ एटम था वाज डाल्टन्स मॉडल ऑफ एटम, है ना। डाल्टन्स मॉडल ऑफ एटम, जो यू चेक तो शायद अपनी मॉड्यूल में या एनसीईआरटी में मे बी शायद दिया भी नहीं है, डाल्टन्स मॉडल ऑफ एटम ना। दिस वाज नॉट एक्चुअली मॉडल, इसमें बस डाल्टन ने क्या बोला था, तो डाल्टन ने बोला था कि एक ऐसा पार्टिकल या ऐसा एंटिटी जिससे, ऐसी एंटिटी जिससे एक एलिमेंट बनता है, और उस एंटिटी को मैं अगर फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब अगर मैं फर्दर उसको नहीं तोड़ सकता, तो उसको अपन एटम बोलेंगे। बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है 1700s का या मे बी 1800s का, कि एक ऐसे एंटिटी जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते वुड बी कॉल्ड एज एटम, ठीक है। तो बेसिकली डाल्टन ने कोई मॉडल नहीं दिया, उसने बस वर्ड दिया था कि यही एटम होता है, बस, है ना, उसको और नहीं जोड़ सकते सारे। अच्छा, एक और चीज भी बोली थी डाल्टन ने, एक एलिमेंट के एटम एक तरह के होंगे, मतलब हर कार्बन का एटम, अगर एलिमेंट कार्बन है तो कार्बन के सारे एटम सेम होंगे, और अगर एलिमेंट नाइट्रोजन है तो सारे एटम सेम होंगे, और दो अलग एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट होंगे। बहुत बेसिक सी चीज, और वो ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, ये तो होता ही है, कार्बन के एटम कार्बन जैसे होते हैं, नाइट्रोजन के एटम नाइट्रोजन जैसे होते हैं, और कार्बन नाइट्रोजन के एटम में कुछ डिफरेंस है। तो एज सच कोई मॉडल नहीं है, द वर्ड एटम वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डाल्टन, ठीक है। ये मॉडल हो गया। डाल्टन के बाद नेक्स्ट आया थॉमसन। थॉमसन मॉडल, थॉमसन ने फिर भी थोड़ा सा एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। वीडियो बहुत ब्लरी लग रहा है, रुक जाओ, लेट मी फोकस दिस, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको फोकस कर देता हूँ, सही हो जाएगा। देखो अब हो गया शार्प। यस सर, Yes, बराबर sir. हो गया। Yes, sir. ठीक है, ओके ओके, सो राइट, मैंने फिर एटम के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया। सो बेसिकली मैं आपके साथ ना कुछ वीडियो शेयर करूंगा,
डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे, एनोड रे, एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल, ऑल। छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, बट अपन को बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। अच्छे मैंने वीडियो बना रखे हैं, उनको एक बार देखना, कुछ डाउट आए तो पूछना। थोड़ा सा मैं ब्रीफ आइडिया देके जो काम की चीजें उससे स्टार्ट करता हूँ। थॉमसन ने एटम के बारे में बोला था कि एटम इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब एटम पॉजिटिव चार्ज की बॉल की तरह होता है, और उसके अंदर जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं या केक में पाई में जो नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उस तरह से इलेक्ट्रॉन फंसे होते हैं। आई एम श्योर 9th क्लास में अपन ने ये चीज पढ़ी है नहीं पढ़ी? यस सर। Yes, sir. तो थॉमसन ने वो मॉडल के बारे में बता दिया विच वाज कम्प्लीटली गलत। एटम के बारे में जो उसने चीज बताई थी वो गलत तो थी ही, तो नॉट अ प्रॉब्लम, बट वो एक मॉडल था। मैंने वीडियो में वो सब कुछ डाल रखा है, एक बार देखना आप, आपको अच्छे से समझ आएगा। वो एज सच नॉलेज वाइज ठीक है, इतना काम का नहीं है ना, तो इसलिए अपन उसको वीडियो की तरफ पढ़े तो बेटर है, उसमें अपना टाइम थोड़ा बचेगा। थॉमसन के बाद नेक्स्ट जो मॉडल आया था वो आया था, that was the next model was by Rutherford. Rutherford's model of atom. Sir. हेलो सर। हाँ बोलो सर आप थोड़ा तेज बोलेंगे ना सर, बहुत धीमी आवाज आ रही है। आवाज मेरी कम आ रही है क्या बाकी लोगों को? नहीं सर, बराबर आ रही है। सर बेटा आपके एंड से प्रॉब्लम है, आपके एंड से प्रॉब्लम है, आप चेक करो। सो नेक्स्ट जो मॉडल था दैट वाज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसको अपन रदरफोर्ड्स यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। रदरफोर्ड यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट, गोल्ड स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं अपन, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट एक्चुअली। तो उसने गोल्ड फॉयल यानी गोल्ड के एटम्स पे कुछ अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड करे थे, जिससे उसने बताया था कि एटम के अंदर क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगेन मैंने इस पे भी एक वीडियो बना के तुमको शेयर करना है, वो मैं शेयर करूंगा, लुक एट इट, एंड अपन उसको फिर डिस्कस भी करेंगे। पहले वो देख लेना, फिर अपन उसको डिस्कस करेंगे, राइट? सब लोग म्यूट है बेटा, डोंट वरी, सब लोग म्यूट है, राइट? पर अगर आपको भी कुछ पूछना है तो यू कैन यूज योर माइक। आपकी उस क्लास में शायद ना होता हो, पर इस क्लास में भी यूज माइक, ठीक है? तो अगर कोई डाउट पूछना है तो आप माइक ऑन करके पूछ के वापस उसको बंद कर दो, ओके? 7-1 वाले जो बच्चे हैं आप लोग, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, तो अगर आपको डाउट है आप माइक ऑन करो, पूछो, एंड माइक बंद, ओके? ओके सर। चैट पे अगर लिखना चाहो तो यू कैन, मतलब चैट पे लिखना चाहो तो यू कैन, मतलब ठीक है ना, राइट? सो बेसिकली रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एटम के बारे में बताया था। तो देखो थॉमसन ने बोला था कि एटम में पॉजिटिव चार्ज भरा होता है, पॉजिटिव चार्ज की बॉल की तरह होता है, और इलेक्ट्रॉन बीच बीच में फंसे होते हैं। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से इसको गलत प्रूव कर दिया। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि एटम तो खाली है, एटम के अंदर कुछ नहीं होता, एक बीच में सेंटर है, जो एटम का सेंटर है वो न्यूक्लियस है, और उसके आसपास का पूरा स्पेस सब खाली, और बीच के उसके स्पेस में इलेक्ट्रॉन है जो एक पाथ पर घूम रहा होगा। दैट वाज द मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, ठीक है? एक बार उसको चेक करना, वीडियो में एक्सप्लेन करा है कि रदरफोर्ड ने क्या बताया था, उसमें क्या गलती थी, कैसे होता है, ये सब फिर विल डिस्कस, मे बी इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? तो रदरफोर्ड मॉडल हो गया। रदरफोर्ड के बाद नेक्स्ट मॉडल आया, जो भी रदरफोर्ड के मॉडल में गलतियां थी, है ना, उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल प्रपोज करा वाज बोर्स मॉडल। ना बोर्स मॉडल जो है वो बहुत सही था फॉर फ्यू एलिमेंट्स, तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम एकदम परफेक्ट था, जो अपन अभी भी यूज करते हैं। मतलब इन 3 मॉडल में तो बहुत गलतियां हैं, जैसे डाल्टन में तो कुछ बताया ही नहीं, थॉमसन में कुछ गलत सलत बता दिया, रदरफोर्ड ने बताया पर उसमें सब कुछ सही नहीं है। बोर मॉडल इज काफी हद तक सही, पर बोर मॉडल की परेशानी ये है, विल स्पेंड काफी सारी क्लासेस ऑन दिस इन डिटेल। अभी मैं जस्ट आइडिया बता रहा हूँ कि अपन को पढ़ना क्या क्या है। तो बोर मॉडल में बस ये था कि वो हर तरह के एटम पे नहीं लगता, मॉडल ऑफ एटम तो सही है पर सब एटम पे नहीं लगता, केवल उन एटम्स पे लगता है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो, तो ठीक है, उनके लिए इससे काम चलाएंगे। और अगर कोई ऐसा एलिमेंट आया जिसके एटम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो विल यूज द लास्ट एंड फाइनल, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। लास्ट एंड फाइनल अपन ये यूज कर लेंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और इससे अपन सब कुछ कवर करते हैं, ठीक है? तो ओवरऑल स्टेप बाय स्टेप अपन को क्या
ये किसने मैकेनिकल बनाया मॉडल था? है, ये किसने बनाया था? ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एक बार एक्सप्लेन कर दो। बेटा अपन चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ये चैप्टर की आखिरी चीज है, अभी तक को क्या एक्सप्लेन कर दूं मैं? ओके यस सर सॉरी किसी ने सर। बनाया था क्या? चैप्टर की आखिरी चीज है ये क्या? जैसे कि थॉमसन मॉडल थॉमसन ने बनाया था, रुदरफोर्ड मॉडल ये रुदरफोर्ड ने मैंने बनाया। ऐसा थोड़ी नहीं है। अच्छा थोड़ी क्यों नहीं मान, मैं बोल रहा हूँ मान नहीं सकते। वाह सर हम लिख देंगे सर IIT में नहीं आपका। मानने हम तो। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन शॉर्डिंजर नाम का एग्जाम था, एडविन शॉर्डिंजर, जिसने वेव इक्वेशन ली थी एटम के लिए, इलेक्ट्रॉन की। तो शॉर्डिंजर वेव मॉडल है ये, पर नाम इसको अपन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ही बोलते हैं, है ना? हाँ बाकी एटम्स में नाम है, बट दिस इज बाय शॉर्डिंजर, बट उसको क्वांटम मैकेनिकल या वेव मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं। सर ये स्टैंडर्ड होगा है ना? मतलब जो हर चीज स्टैंडर्ड रहती है ना, कोई सी मान लेते हैं अपन फिक्स। नहीं समझ पा रहा क्या बोल रहा है तू। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है जो एटम का एक प्रपोज मॉडल है कि एटम ऐसा होता है, वाज श्रोडिंगर, उसने वेव की इक्वेशन दी थी फॉर इलेक्ट्रॉन्स, एंड उसके अकॉर्डिंग 2-3 लोग थे जिन्होंने कुछ इसमें इनपुट्स डाले थे और उसके अकॉर्डिंग अपन ने एटम का मॉडल बनाया है। नाउ इसमें देखो ऐसा है कि हम स्टार्ट बेसिकली रदरफोर्ड मॉडल से करेंगे। अब रदरफोर्ड मॉडल से स्टार्ट करने पर हमको इसके लिए जो भी जानना है, मतलब समझ रहे हो कि रदरफोर्ड मॉडल में जो भी चीजें होती हैं वो अपन पढ़ेंगे। अब जैसे रदरफोर्ड मॉडल है तो अपन को उसके लिए एक यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट पढ़ना होता है, तो बेसिकली अपन उससे स्टार्ट कर देंगे। ऐसे जैसे बोर मॉडल है, तो बोर मॉडल के लिए अपन को लाइट के बारे में डिटेल स्टडी करनी है कि लाइट जो है उसमें क्या होता है, अलग कलर की लाइट में अलग क्या, सेम कलर की लाइट में सेम क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के लिए अपन को क्वांटम नंबर्स पढ़ना है। तो ऐसा है कि चैप्टर में अपन इन मॉडल्स को पढ़ने के लिए नई नई अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, और कैन से स्टार्ट विथ रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो अपन पहले ना एक्सपेरिमेंट, जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है उसका बनाओ सेटअप कि भाई गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में क्या था। वीडियो ब्लर हो रहा है क्या? नो सर। नो सर। अच्छा अपने यहाँ पे चेक करो बेटा, रीलॉग इन कर लो ब्लर हो एक गया बार। जरा सी। नो सर वाले लोग चुप हो जाओ, ब्लर हो रहा है तो बोलो, जिसका ब्लर हो रहा है वो बोलो। यस ये ऐसे थोड़ा सा ब्लर है। सर आपकी वॉइस सब बहुत फेंट आ रही है। वॉइस अगर मेरी कम आ रही है तो आई थिंक यूज अ ईयरफोन। और वैसे इन जनरल बता रहा हूँ, अगर ब्लर है ना या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार रीलॉग इन करके देख लो। वो मतलब फाइनल सॉल्यूशन नहीं होता है, बट माय पॉइंट इज कि अगर किसी भी एक एंड पे सही चल रहा है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, समझ रहे हो ना? मतलब देयर इज नथिंग आई कैन डू। रीलॉग इन करने पर तो आ जाता है क्लियर। हाँ तो बेटा देखो सिंपल सी चीज है, अगर रीलॉग इन करने पर क्लियर आ रहा है तो देयर इज अ प्रॉब्लम विथ योर इंटरनेट कनेक्शन, ऐसा। अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, समझ रहे हो? अब नेटवर्क चेंज कर लो, इतने दिन से आप क्लास कर रहे हो तो अभी तक फिगर आउट कर लेना था किस नेटवर्क पे ये चीज बेस्ट चलेगी ना। किसी भी एक इंसान को अगर वो क्लियर दिख रहा है ना, दैट मीन्स इट इज क्लियर फ्रॉम माय एंड, बिकॉज यस सर मैंने रीलॉग इन करा, सही हो गया सर। हाँ तो कर लिया करो बीच में एक आध बार रीलॉग इन। अगर कोई क्वेश्चन दिया और तुमको लग रहा है कि यार क्वेश्चन अपनी जगह है पर यहाँ वैसे कुछ दिख नहीं रहा, तो फटाफट से उसको लॉग आउट करके रीलॉग इन कर लो, राइट? बेटा श्रीनिवास आप क्लास में नए हो, क्लास में ऐसे ही होता है, लोगों को कुछ बोलना होता है तो वो बोलते हैं। अब बार बार मेरे को म्यूट करने को बोलोगे तो वोंट हेल्प। वो बोल दो कि ये यस नो है वो चैट बॉक्स में लिख दे, वरना क्या एकदम से बहुत डिस्टरबेंस आता है बैकग्राउंड में। हाँ आता है, बट इवेंचुअली म्यूट कर देते हैं एंड मेरे को बार बार बोलने से वोंट हेल्प ज्यादा, ठीक है ना? राइट चलो सर। हाँ सर ये जो आपने अभी समझाया सर, ये आप वीडियो भेजोगे इसकी? हाँ सबका वीडियो भेजूंगा, रदरफोर्ड का भी भेजूंगा, बट अपन इससे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यस सर। अतर सर बेटा मैं कुछ रीलॉग इन नहीं कर करने से सकता, कुछ आई एम नहीं होगा। वेरी सॉरी,
नहीं हो रहा कुछ रीलॉग इन करने से, तो आई कांट, मतलब मैं क्या करूं बताओ। सर मेरा तो सही चल रहा है। हाँ, काफी सारे लोग ही बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी बोल रहे हैं कि ठीक है, बट आई कांट डू, मतलब मैं क्या करूं बताओ, है ना। राइट, लेट्स कंटिन्यू। अगर ब्लर हो रहा है तो वेट करो, सुन लो, है ना। राइट, रदरफोर्ड गोल्ड एक्सपेरिमेंट, पहले अपन उसका बनाते हैं मॉडल कि भाई बेसिकली एटम के मॉडल में क्या है। सो सी, रदरफोर्ड ने क्या करा था, इसको अपन बोलते हैं गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने एक सैंपल लिया, मतलब एक बॉक्स में उसने बंद करा अल्फा पार्टिकल्स। दिस इज अल्फा पार्टिकल का सोर्स। व्हाट आर अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल्स होते हैं डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। He2+ ions are alpha particle. He2+ ions are alpha particles. इस डब्बे में मान लिया कि अपन ने अल्फा पार्टिकल भरे हैं जो कि हीलियम के +2 चार्ज वाले आयंस होते हैं, है ना। इसमें इसने करा एक होल, ठीक है। इस होल से ये अल्फा पार्टिकल ऐसे कंप्रेस करके भरे थे तो बाहर आ रहे थे। इस होल से जो अल्फा पार्टिकल बाहर आ रहे थे, इसको अपन ने पास करा थिन स्लिट से। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि जो पार्टिकल्स है ना, वो तो इसे रैंडमली इस डब्बे से जो होल है उससे बाहर आते हैं। तो जब अपन उनको थिन स्लिट से पास करते हैं, थिन स्लिट से मतलब क्या होता है कि जैसे अपन ने एक पेपर लिया और उसमें एक बारीक सी लाइन बना दी, बहुत पतली सी लाइन, और उसको अपन लाइट के सामने रख से रखते हैं ना, तो उसमें बहुत पतली सी लाइट बाहर आती है। या अगर तुम लोगों ने ऑब्जर्व करा हो तो एक जैसे मान लो अपन रूम में बैठे हैं, ठीक है ना, और रूम के बाहर लाइट जल रही है ना, और अगर अपन गेट के नीचे से देखें तो ऐसी लाइट की एक लाइन जैसी दिखती है। हाँ यस यस सर, सर यस सर, दिखती दिखती है। है, पार्टिकल दिखती है, रहते हैं ना सर। तो वो जो ओपनिंग होती है ना पतली सी, उसको बोलते हैं स्लिट। तो वैसे यहाँ पर इसने एक स्लिट बना दी, ये ठीक है। तो दिस इज थिन स्लिट। राइट, फिर इसके बाद क्या है, थिन स्लिट से एक बारीक लाइन में अल्फा पार्टिकल बाहर आए। ये अपने अल्फा पार्टिकल्स की एक रे या बीम, वट एवर वर्ड यू लाइक, ये बाहर आ गई, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि ये थिन बीम को बॉम्बार्ड करा, यानी कि स्ट्राइक करवाया ऑन थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है। एक पतली सी गोल्ड की चादर पे इसको स्ट्राइक करवाया, थिन गोल्ड फॉइल पे। जैसे वो एल्यूमिनियम फॉइल होती है ना, वो खाना पैक करने के काम आती है, वो यस फिर सर, भी बहुत मोटी होती है, और वो तो एल्यूमिनियम है, तो क्या वर्थलेस। इसने भाई ने क्या करा, इसके पास बहुत पैसा होगा तो गोल्ड की फॉइल यूज करी। वाई गोल्ड फॉइल? ऑल योर क्वेश्चंस इन दी आंसर्ड। जब मैंने बोल दिया कि रदरफोर्ड मॉडल खत्म और कुछ रह जाए तो पूछना, ठीक है। पूछ वैसे भी लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं सब आंसर करूंगा टाइम के साथ। राइट, तो थिन गोल्ड फॉइल इसने बॉम्बार्ड करवा दिया। और क्या, मतलब अब देखो क्या है कि अपन ने अल्फा पार्टिकल की बीम ली, स्लिट से पास करी, गोल्ड फॉइल पे मारी। अब एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए इसने क्या करा रदरफोर्ड ने, कि इसके चारों तरफ एक स्क्रीन लगाई, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। ना स्क्रीन का देखो मतलब क्या है, डायग्राम ऐसा है कि इसको अपन ने चारों तरफ से कवर कर लिया, बीच में से बीम जा रही है। और स्क्रीन अपन इसको क्यों बोल रहे हैं, तो तुम लोगों ने मूवी देखी होगी थिएटर में, अब तो नहीं देख पाते आजकल, पर पहले तो देखी होगी, है ना। यस या सर। प्रोजेक्टर जो है, जो प्रोजेक्टर से जो अपन लाइट प्रोजेक्ट करके या स्क्रीन प्रोजेक्ट करते ही हैं, वो सब भी देखा होगा। तो अपन नॉर्मली जहां पर लाइट प्रोजेक्ट करते हैं उसको स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोर्ड है, अब मैं सामने एक प्रोजेक्टर लगा दूं और इस पे प्रोजेक्ट करूं, तो जहां पर वो लाइट पड़ेगी, जहां अपन देखते हैं, उसको स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर सपोज सोचना कि प्रोजेक्टर, सबको पता है ना क्या होता है, प्रोजेक्टर क्या करता है? यस सर, यस सर। अच्छा, कि मैंने ऐसे प्रोजेक्टर यहाँ रखा, ये प्रोजेक्टर रखा, ये स्क्रीन है सामने, तो लाइट यहाँ पे अपन को दिख जाएगा।
अब अगर मैं इस प्रोजेक्टर को ऐसा ऊपर कर दूं और मान लो छत नहीं है ऊपर, तो मुझे कुछ दिखेगा क्या? नो सर मैं खुले आसमान की तरफ प्रोजेक्टर कर दूं, कुछ दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। सर अच्छा, एक और चीज रिकॉल करो, वो लेजर लाइट देखी है सबने? यस सर सर यस मान लो वो लेजर लाइट से अपन करते थे, कितना मजा आता था। हाँ यस सर छत पे खड़े हो जाओ और लेजर लाइट मारो, यस सर फिर कोई छुप भी जा रहा जाओ है उसके सामने, मजा आता था। राइट, तो ये मान लो कि अल्फा पार्टिकल की बीम ना होके लेजर लाइट है ना। अब ये लेजर लाइट इससे स्लिट से निकली और पतली हो गई, गोल्ड फॉइल पे पड़ी। अब अपन को देखना ये है कि ठीक है ये बीम आई, ये गोल्ड फॉइल से टकराई, पर इस टकराने के बाद क्या हुआ? तो अपन उसको ऑब्जर्व करने के लिए आसपास स्क्रीन लगा देंगे और देखेंगे कि इससे टकरा के जो बीम आई थी अल्फा पार्टिकल की, उसका क्या हो रहा है। बात समझ में आई? स्क्रीन का यूज समझ आया? यस सर तो अपन ने स्क्रीन लगाई है एक्चुअली ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है ना। अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं देखो। तो जब अपन एक थिन स्लिट से पास होती है अल्फा पार्टिकल की बीम को गोल्ड फॉइल पे मारते हैं, क्या ऑब्जर्व होता है कि जो ज्यादातर पार्टिकल्स हैं वो इस स्लिट के गोल्ड फॉइल के एकदम पीछे एकदम स्ट्रेट लाइन में आके स्ट्राइक करें। ,99% स्क्रीन के ऊपर लिखा है जिंक सल्फाइड ZnS, डबल कोलन लगा रखे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ZnS की स्क्रीन एक चीज होती है ZnS, इस पे जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते तो ये चमकने लगती है। सब लोगों को रेडियम पता है? यस सर रेडियम में लाइट अंधेरा कर दो तो रेडियम चमकता है ना। तो Yes. वैसे ही ZnS की स्क्रीन पे जब अल्फा पार्टिकल टकराते हैं ना तो वहां पे चमकने लगती है। तो ठीक है भाई, चमक जाएगी तो दिख जाएगी और देख के सुंदर भी लगती है, तो इसलिए भी लगा दी होगी। क्या कुछ तो है एक्सपेरिमेंट, तो एक बेकार सी लैब में अंधेरे में बैठे हैं, कुछ हो नहीं रहा जिंदगी में, तो लाइट ही चमक जाए थोड़ी, ऐसा। तो ZnS की स्क्रीन लगाई और देखा क्या कि जितनी तुम ये बीम मार रहे हो ना, ऑलमोस्ट पूरी के पूरे अल्फा पार्टिकल पीछे आके यहाँ पे टकरा रहे हैं 99.9%। पर अब ऐसा है कि बोला मैंने 99, हाँ फॉस्फोरस भी ले सकते हो, वो भी फ्लोरोसेंट होता है, पर फॉस्फोरस के साथ परेशानी क्या है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, ज्वलनशील, फ्लेमेबल होता है। अब पता चला किसी ने टाइम पास करते 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 कुछ थोड़ा मस्करी कर दी, आग आग लग गई, सब तबाह हो गया। एक्सपेरिमेंट अपनी जगह पर, जान भी तो प्यारी है ना। यस फॉस्फोरस के साथ अपनी परेशानी है, तो अपन को रखना पड़ता है सोडियम फॉस्फोरस, उन सबको ऐसे तेल में रखना पड़ता है, तो उसकी स्क्रीन बनाने में रिस्क बहुत है। ZnS भी काम तो वही कर रहा है ना। और ऐसा नहीं है कि तुमसे गोल्ड प्लेटिनम में फॉइल ली थी, पर ये तो ऐसी सस्ती सी चीज है ना, तो बना लो, इसकी बना लो, और फॉस्फोरस यू कैन टेक, है ना। राइट, ये 99.9 है, मतलब दिस इज नॉट 100%, यानी ये सारे पार्टिकल नहीं है। कुछ पार्टिकल ऐसे भी है जो इधर उधर जाते हैं, जैसे डिफरेंट कलर, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर। कुछ पार्टिकल्स, वेरी फ्यू, कुछ स्मॉल एंगल से, मतलब साइंस में मत जाना कि ये 4 लाइन है और ये तो एक ही है, परसेंटेज 99 यानी मैक्सिमम ये वाले का है। कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब 10 डिग्री, 15 डिग्री, 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गए। अब वो डिफ्लेक्शन हुआ, इससे अपन को सोचने में आया, अगर इमेजिन, देखना बहुत सिंपल कंपैरिजन पूछ रहा हूं, मान लो कि अगर ये गोल्ड फॉइल नहीं होती, मान लो कि अगर ये गोल्ड फॉइल नहीं होती, तो यहाँ पर कितने पार्टिकल पीछे टकराते मिलते? 100% बीच में कुछ है नहीं तो सारे टकराएंगे, 100%, है ना, 100%। पर यहाँ पे बीच में गोल्ड फॉइल थी, तो गोल्ड फॉइल होने के कारण 99% तो गए। अच्छा सोचो, मान लो यहाँ पे मैं गोल्ड की बहुत पतली सी फॉइल ना लेके एक लोहे की एकदम मोटी सी वो रख दूं पत्ती ऐसे यहाँ पे बीच में, तो कितने पार्टिकल मिलेंगे? 0%। भाई कोई बीच में ऐसी चीज आ गई जो निकलने नहीं दे रही, तो 0। और कोई ऐसी चीज आ गई अगर कुछ है नहीं तो 100%। अब 99.9% क्या बताता है कि बीच में कुछ तो है, पर वो ऐसी चीज है, वो बहुत छोटी चीज है। बात समझ आ रही है कि वो बहुत ही ज्यादा छोटी चीज है, तभी ऐसा हो रहा है।
कि यहाँ पे पार्टिकल, मैक्सिमम पार्टिकल जो है वो सीधे निकल जा रहे हैं, पर अपन ये नहीं बोल सकते कि बीच में कुछ नहीं है, क्योंकि पार्टिकल का नंबर 99.9% है। और ये जो रेड वाले हैं 1 in 20,000, इफ यू वांट यू कैन आल्सो फाइंड परसेंटेज, बट इससे भी आगे लगता है कि अगर मैं 20,000 पार्टिकल फेंकता हूं तो एक पार्टिकल ऐसा है जो डिफ्लेक्ट होता है, एक पार्टिकल ऐसा है जो डिफ्लेक्ट होता है, और बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे जो डिफ्लेक्ट होते हैं। एंड इनफैक्ट कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जो यहाँ आए, ऐसे आ रहे। देखो रेड वाला पार्टिकल देखना क्या हो रहा है, ऐसे आया आया यहाँ आया, यहाँ रुका, ओ वापस चला गया, रिट्रेस कर लिया इसने पाथ को, ठीक है, वापस ही चला गया। कुछ पार्टिकल वापस तक जा रहे हैं। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन थी। क्या? 99.9% पार्टिकल स्ट्रेट अवे सीधा, वेरी फ्यू 1 in 20,000 पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, और वेरी 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 फ्यू 1 लाख में एक ऐसा पार्टिकल है जो कि वापस ही आ गया, गोल्ड फॉइल तक पहुंचा ही नहीं। तो अब इससे अपन को क्यूरियोसिटी आई कि यार इस गोल्ड फॉइल में ऐसा क्या है कि बहुत सारे पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं। देखो कुछ नहीं होता तो फिर तो आसान था, कुछ नहीं होता तो आसान था कि भाई सारे निकल गए, मतलब कि बीच में कुछ भी नहीं है। रदरफोर्ड सरप्राइज हो गया, अपन भी सरप्राइज हो गए, फिर उसको भी पता चल गया, अपन को भी तो चल जाएगा। क्या है डाउट बेटा, बोल। सर ये जैसे कुछ परसेंट जो पार्टिकल थे, मतलब बहुत कम थे, उन्होंने वापस अपना रास्ता बदल लिया वही पाथ पे, तो सर वो कैसे पता चला उसको? वो ऐसे वो क्योंकि कैसे स्क्रीन पता लगाई ना। लगा? इधर पीछे तो चलो ठीक, नहीं स्क्रीन में जाने के लिए तो कुछ जगह होगी ना, मतलब सेम पाथ पे थोड़ी इधर ना भी गए स्क्रीन होंगे, लगा दे, क्योंकि फिर तो इधर रेज भी अंदर। स्क्रीन लगा दे, तू भी तो साइंटिस्ट है छोटा सा, इधर भी स्क्रीन लगा दे। साइंटिस्ट की यहाँ पे भी ZNS पोत दो। ZNS की हाँ, स्क्रीन क्या होती है? ZNS एक सोल्यूशन होता है ना, जैसे वो कलर होते हैं ना वो फेविक्रिल के, वैसे पोत दो इस पे, यहाँ पे, यहाँ टकराएगा तो यहाँ पता चल जाएगा। ऑब्जर्व भी तो करना है ना, वो तो हो जाता है, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। राइट, तो वो तो बेसिकली इट्स अबाउट ऑब्जर्विंग, तो ऑब्जर्वेशन तो अपन ले ही सकते हैं, ठीक है ना। राइट, सो ये जो 3 ऑब्जर्वेशन थी, इसके बेसिस पर अपन देखो कंक्लूड क्या किया। इसके बेसिस पर अपन ने ये कंक्लूड कर लिया कि अगर 99.9% पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं, इसका मतलब जो गोल्ड का जो एटम कंसीडर कर रहे हो फॉर एक्सपेरिमेंट, इट इज मोस्टली एम्प्टी। इसका 99.9% जो पार्ट है वो खाली है। भाई जितने पार्टिकल सीधे निकले, है ना, वो तो यही सजेस्ट करता है कि यहाँ पे एज सच बीच में तो कुछ है ही नहीं। 99.9% पार्टिकल सीधे निकलने का मतलब मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज व्हाट? एम्प्टी। पर कुछ एटम डिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं। अब डिफ्लेक्ट कैसे होंगे? तो डिफ्लेक्ट ऐसे होंगे कि किसी चीज से टकराए तो इधर उधर चले गए, है ना। अपन ने जैसे कैरम खेला है, यस सर, यस सर, हाँ खेला ही है, और Yes, भी sir. खेला है ना। तो अपन के पास कैरम की मान लो ये एक गोटी है ऐसे, और इसमें अपन ने मारा स्ट्राइकर, तो ये स्ट्राइकर सीधे लगेगा तो ये गोटी इधर जाएगी और स्ट्राइकर वापस आएगा। पर अगर मान लो ये ऐसी गोटी रखी है और अपन ने इस पे ऐसे मारा तो स्ट्राइकर इधर जाएगा, गोटी इधर जाएगी। तो समथिंग लाइक दैट। बस डिफरेंस क्या है कि ये जो चीज है, ये अपना स्ट्राइकर और अपनी जो गोटी होती है जिसमें अपन कैरम में यूज करते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम से साइज की होती है। स्ट्राइकर स्लाइटली बड़ा ही होता है। पर सोच के देखना, मैं अपने अपने रूम में इमेजिन करो कि अपने अपने रूम में पंखे की जगह रस्सी से एक लोहे की बॉल टंगी हुई है। सोचो सब लोग, एक रस्सी से लोहे की बॉल टंगी हुई है रूम के बीच में, ठीक है, इमेजिन कर लिया। यस सर, यस सर, एक टेबल टेनिस की बॉल, एकदम लाइट सी टेबल टेनिस की बॉल, बहुत सारी एकदम वैसे बाल्टी भर के टेबल टेनिस की बॉल रखी है, और अपन ऐसे टाइम पास करने के बैठ के ऐसे मार रहे हैं उनको, एक एक करके फेंक रहे हैं। तो क्या होगा कि जैसे अगर बहुत दूर होगा और फुटबॉल नहीं होके मान लो टेनिस की बॉल होगी, चलो टेनिस की बॉल ले लो, फुटबॉल हटाओ, फुटबॉल तो बहुत बड़ी हो गई। टेनिस साइज की, क्रिकेट साइज की बॉल है लोहे की, बॉलिंग बॉल नहीं, वो भी बड़ी हो जाएगी, है ना। बॉलिंग बॉल नहीं, छोटी लो, छोटी बॉल लो,
है ना। लोहे की बॉल लेना, भारी, एकदम भारी, एकदम बहुत हैवी सी लोहे की बॉल है, टेनिस की साइज की, है ना। और उस पे अपन वो टेबल टेनिस की हल्की सी बॉलें मार रहे हैं ऐसे पकड़ के, ऐसे मार रहे हैं, तो क्या होगा कि मैक्सिमम बॉल, क्योंकि अपना निशाना इतना अच्छा तो है नहीं, सीधी निकल जाएंगी, है ना। और एक आध जो बॉल इससे टकराएगी, वो अगर एकदम हेड ऑन टकराई, कौन सी बॉल, टीटी की बॉल, तो वापस आएगी, है ना। रिट्रेस कर Yes, लेंगे sir. अपने बात यस सर को। हाँ. ऐसे टकराएगी तो इधर उधर चली जाएगी, यही होगा ना। Yes, sir. यस सर। तो ऐसा ही कुछ गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट में हो रहा था कि बीच में कुछ ऐसा था जिससे टकरा के कुछ बॉल्स तो इधर उधर जा रही थी, यानी कुछ अल्फा पार्टिकल इधर जा रहे थे, कुछ बीच में ऐसा था कि एक आध पार्टिकल वापस आ रहा था, और जो खाली जगह थी उससे ये पार्टिकल सीधे निकल रहे। तो इसके बेसिस पे वी कंक्लूडेड, और वी नॉट अदर फॉर कंक्लूडेड, कि भाई जो एटम है उसमें क्या होगा। देखो, अगर मान लो मैं बोलूं, हाँ सर कैन यू प्लीज ट्राई एक बार विदाउट द हेडफोन्स, cause बहुत फेंट आ रही है आपकी आवाज। बेटा, ठीक, मैं कर देता हूँ वो, बट अगर बाकी लोगों को आवाज सही आ रही है तो फिर अच्छी आ रही है सर। प्रॉब्लम सर आवाज सही है, रोज की तरह है, क्लियर है सारी सर। आवाज अच्छी आ रही है डेली के साथ है वैसे, सही है सर, सही है। मतलब मैं कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर एक स्पेसिफिकली आई एम आपके जस्ट केस सेइंग में कैन आ यू रही है प्लीज ट्राई एक बार। समथिंग इज एट योर एंड, देख लेते हैं। So atom basically something like this, ऐसा है कुछ, है ना, कि ये अपना जो एटम है वो ओपन ने बना दिया, है ना, और फिर उसके अलावा जो पार्ट है बीच में ये वो चीज है जिससे टकराने के कारण ये कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे, है ना। पहले वाला ज्यादा हाँ सर, अभी पहले वाला सर, please. अभी ठीक से आ रही है। पहले वाले अच्छे से वही रहने हेडफोन लगा लो सर। सर डर लग रहा है ये आवाज से। सर आवाज ही अलग लग रही है सर। आवाज आ रही है। अभी ठीक आ रही आपकी है। आवाज पहले बहुत जब चेंज हो गई सर। मेटालिक वॉइस आ रही है सर। हाँ, सर मेटालिक वॉइस आ रही है। ऐसा लग रहा है कोई और ही बोल रहा है। अभी ठीक आ रही है सर, पहले बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा, अरे हमको तो वो क्लियर सुनाई दे रहा है। अरे Yes, सर sir. वो ये है, दो अलग अलग हैबिटेट आके साथ में बैठ गई है। तो Yes, sir. time लगेगा। एक बार जिसकी भी देखो, ऐसा है, नॉर्मली मैं ईयरफोन से पढ़ा रहा हूँ, इट्स बीन 6 मंथ, अब 6 महीने हो गए, तो आज तो कुछ ऐसा चेंज करने का मतलब नहीं है, 6 महीने से पढ़ा रहे अपन ऐसी, तो वो आवाज ठीक आएगी। रीलॉग इन कर लो और मे बी चेंज योर ईयरफोन और मे बी इंक्रीज द वॉइस, डू समथिंग, है ना। सर बिना उसके सर मेटालिक साउंड ही आ रहा है सर, और कोई वॉइस नहीं आ रही आपकी बिना ये। चलो एनीवेज, अभी क्लियर है आवाज? यस सर। यस सर, एकदम परफेक्ट है पहले जैसा। चलो राइट, सो एटम इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा कि एटम बहुत बड़ा सा है एंड उसमें फिर एक सर एक बार सिंगल क्या सर थिन स्लिट बता देना सर एक बार। थिन स्लिट क्या होती है? एक ऐसा प्लेट है, उसमें एक लाइन जैसी बनी, बारीक सी लाइन बना दी, छोटी सी पतली सी। सर मेरे को एक थिन स्लिट में डाउट है सर, लास्ट में पूछूंगा सर, बता दो। पूछो जल्दी पूछ ही लो। तो कौन सा सब्सटेंस यूज किया होगा थिन स्लिट में? क्या सब्सटेंस कौन सा? जैसे अपनी जो स्क्रीन है वहां पे देखो थिन स्लिट का एज सच सर थिन स्लिट का एक बार डाउट देख लो सर, मैंने वीडियो ऑन करा है सर, इसमें आप जैसा थिन स्लिट का बोल रहे हो सर, उसमें ये होना चाहिए सर सर्कल, तो ऐसी लाइन जाएगी, नहीं तो सर जैसा आप बोल रहे हो कि रूम में जैसे लाइन जाती है तो सर उससे तो अरे थिन स्लिट यार इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितना तुम उसमें फालतू दिमाग लगा रहे हो। एक छोटा सा पंच होल कर दो, या तुम स्लिट मत भी लगाओ। आइडिया बस ये है कि अल्फा पार्टिकल एक बीम की तरह आने चाहिए। अगर इस तरह से स्कैटर्ड आएंगे ना तो एक्सपेरिमेंट का कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिलेगा। अपन को एक बीम की तरह लाइन चाहिए। अब वो ऐसा है कि वो एक्चुअली होती स्लिट नहीं है, वो स्लिट नहीं होता, एक छोटा सा होल होता है, पतला सा, बहुत छोटा सा होल होता है, ताकि ये बीम की तरह बाहर निकले, पर उसको बोलते स्लिट है, समझ रहे हो? उसको बोला स्लिट जाता है, एक्सपेरिमेंट में उसको स्लिट बोला है। समझ में आ रही बात? सर मैं और मटेरियल का रूम का बोला था इसलिए।
हाँ, आ मटेरियल गया का सर। ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन यूज आयरन वायरन, कुछ भी यूज कर लो, ऐसा कुछ यूज कर लो जो He2+ से रिएक्ट ना करे। पता चला यहाँ पे अपन ने स्लिट पे He2+ मारा और वहां पे विस्फोट होने लग गया, है ना। हाँ राइट, ठीक है। किसको प्रॉब्लम आ रही थी वैसे वॉइस की? आदर्श नहीं, आदर्श को नहीं आ रही थी। मेरे आदर्श को नहीं आ रही थी, श्रेया करके कुछ नाम था, श्रेया। सौर को, ये भावेश, कनक, आदित्य, ये भी तो सेम बैच के ही हैं, उनको तो क्लियर आ रही है। आ रही थी सर, शौर्य को। बाकी ये भावेश और ये कनक है, कौन है? आदित्य। सही आने लगी। सर नए स्टूडेंट है सर ये आप लोग। उसको रिकॉर्डेड वीडियो भेज देना, ऐसा कर लेना, अभी उसको नहीं आ रही होगी तो सर वो एक बार देख लेगा। चलो चलो ठीक है, तुम लोग लड़ाई स्टार्ट मत करो, पढ़ो चुपचाप। ये एटम का स्ट्रक्चर है, बीच में एक ऐसा पॉइंट है जिससे टकराने पर या तो एटम वापस आता है, या तो अल्फा पार्टिकल वापस आता है, या डिफ्लेक्ट होके इधर उधर जाता है। ठीक है, सो ये अपन ने जो एटम का स्ट्रक्चर बनाया ना, उसमें स्केल इसको ऐसा रखा है कि देखो, जैसे ये एटम है, ये एक पर्टिकुलर गोल्ड का एटम है ना। अब ये पर्टिकुलर जो एटम है, इसमें ये सारा स्पेस मैंने बना रखा है खाली। तो जो भी अल्फा पार्टिकल ऐसा आएगा, ये यहां से जाएगा यहाँ, वो सब तो सीधा चला जाएगा। और जो एक अल्फा पार्टिकल ऐसा आके यहाँ टकराया, बिल्कुल ऐसा बैंग ऑन, वो आएगा वापस, वो अपना पाथ करेगा रिट्रेस। और जो अल्फा पार्टिकल इस पे ऑब्लिक कोलिजन करेगा, ऑब्लिक कोलिजन का मतलब है एट एन एंगल, ऐसा टकराएगा, वो इधर उधर जाएगा। तो उसके बेसिस पे, इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे वी कंक्लूडेड दिस कि एटम में कुछ ऐसा होना चाहिए। अब क्योंकि 99.9% पार्टिकल सीधे ही जा रहे हैं, इसका मतलब एटम में तो मोस्ट पार्ट खाली है ना। अच्छा, ये जो सेंटर है, अपन को ऑलरेडी रदरफोर्ड के पहले थॉमसन मेडल से पता था कि एटम में चार्ज एंटिटीज होती हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वही गई थी, तो अपन को ऑलरेडी ये तो पता था कि एटम में चार्ज होता है ना। और हमको ऑब्वियसली ये पता है कि एटम का मास भी होता है। तो हमने ये भी कंक्लूड कर लिया कि एटम में जो मास है और चार्ज है वो कहाँ पर है ना। रदरफोर्ड ने बोला कि एटम में क्योंकि 99.9% पार्टिकल सीधे जाते हैं, तो ये सारा स्पेस खाली होना चाहिए। लोगों ने बोला अच्छा, सब कुछ खाली है तो फिर एटम का आएगा, कुछ ही नहीं है। बोला नहीं, ऐसा नहीं है, सारा स्पेस खाली है, बट जो बीच में ये पॉइंट है, यहां पर सारा का सारा मास एंड पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। पूरा का पूरा मास एंड सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। वर्ड इसको दी न्यूक्लियस, इसको अपन ने बोला न्यूक्लियस ऑफ एटम। ऑल द पॉजिटिव चार्ज इन मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट अ वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड एज न्यूक्लियस, विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस है, जिसमें क्या है, सारा मास एंड सारा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर पहली बार न्यूक्लियस वर्ड यूज हुआ था, इसलिए इसको अपन न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे न्यूक्लियस वर्ड यूज हुआ था, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस वर्ड का यूज हुआ। ये हो गया कि एटम का पॉजिटिव चार्ज और मास कहाँ पर है, तो न्यूक्लियस के अंदर है। किसके फॉर्म में, वो अभी अपन देख लेते हैं। बाकी जो मास और पॉजिटिव चार्ज के अलावा है वो क्या, तो वो है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बोल दिया कि इस न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा होगा, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा, टू मेक श्योर कि, जिससे मेक श्योर हो जाए कि जो एटम है उस पर नेट चार्ज क्या निकले, 0। सारा पॉजिटिव चार्ज इन मास और इलेक्ट्रॉन आसपास, और ओवरऑल नेट चार्ज इसको मिलाया तो एटम का न्यूट्रल आ गया, विच इज ट्रू फॉर एनी एटम। कि एटम मोस्टली न्यूट्रल होते हैं, जिनपे चार्ज होता है उनको अपन क्या बोलते हैं। जैसे ये He+2+2 चार्ज वाला एटम है, इसको क्या बोलेंगे, है ना। इनको अपन पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग कैटायन बोलेंगे, पर जो न्यूट्रल है वो तो 0 चार्ज का होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो गया, अब ये हो गया। अब देखो, हमने ये जो परसेंटेज लिखा, पॉजिटिव चार्ज सेंटर में कैसे पता चला, वो आ रहे हैं अपन, कि हमने जो ये परसेंटेज लिखा, इसमें मोस्ट पार्टिकल सीधे गए, कुछ रिफ्लेक्ट हुए, जो वापस आए, उनसे अपन को पॉजिटिव चार्ज का पता चलता है। देखना, ये जो पार्टिकल्स वापस आ रहे हैं,
इनका परसेंटेज सबसे कम है ना। अब मुझे बताना, जिसको भी डाउट है कि पॉजिटिव चार्ज कैसे पता चला, बताना कि अगर मैं इस मार्कर को इस बोर्ड की तरफ फेंकूं, मार्कर को बोर्ड की तरफ फेंकूं, तो ये मार्कर बोर्ड से टकराएगा और वापस आएगा या बिना टकराए वापस आएगा? टकरा के वापस आएगा सर, है ना, टकरा के वापस। देखो लव, ये सब फालतू की जो मुझे प्रॉब्लम्स है मत बताया करो। तुम्हारी बैटरी डाउन है, तुम्हारा नेटवर्क सही नहीं है, मैं इसमें क्या करूं, है ना। यू जस्ट मेक एक्सक्यूजेस, बस केवल एक्सक्यूजेस, है ना। ये सब मेरे को मत बताया करो, मेरे को आपकी बैटरी डाउन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चार्ज करके रखना चाहिए फोन, पहली क्लास थोड़ी अटेंड कर रहे हो, राइट। सो ये टकरा के वापस आएगा। अब इमेजिन अ केस कि इस बोर्ड पर पॉजिटिव चार्ज है ना, इस बोर्ड पर पॉजिटिव चार्ज है और इस मार्कर को भी मैं पॉजिटिवली चार्ज कर दूं, कर सकते हैं ऐसे, मान लो बना लिया कुछ कि ये भी पॉजिटिव चार्ज का बोर्ड हो गया और ये भी पॉजिटिव चार्ज का मार्कर हो गया। अब मैं अगर इस मार्कर के उसकी तरफ फेंकूं तो बहुत जोर से फेंकूंगा तो टकरा जाएगा। पर ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर मैं इसको धीरे से फेंकूं तो जैसे जैसे ये पास जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज से इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या रिपल्शन होता है कि नहीं? रिपल्शन के कारण हो सकता है कि ये यहाँ पे आए और इतना रिपल्शन हो कि रुक जाए और फिर रिपल्शन के कारण वापस आ जाए। ऐसा कब हो सकता है? जब इस बोर्ड और मार्कर पर सेम चार्ज हो। बात समझ आ रही है? यस सर। अगर इन पे चार्ज सेम हुआ तो रिपल्शन के कारण वापस हो जाएगा। अब ये जो अपन ने वापस आने वाले पार्टिकल को बोला, ये इस न्यूक्लियस के पास आया, ये न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और जो मैंने पार्टिकल फेंका था उस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। आ गई बात समझ में कि क्यों वापस आ रहा है, क्यों यहाँ तक ना भी जाके वापस आ रहा है? बहुत छोटे से, बहुत कम नंबर के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है बहुत ही छोटी सी होती है। कितनी छोटी होती है? बहुत देर हो गई बोलते बोलते, बहुत छोटी बहुत छोटी बहुत छोटी। किसी ने पूछा आप बताओ भी कितनी छोटी होती है, तो देखो रेडियस साइज का अगर आइडिया लगा, यही लिख देता हूँ एटम के अंदर, वैसे भी खाली स्पेस है, ऑफ एन। आर इज फॉर रेडियस, एन इज फॉर एटम और सॉरी न्यूक्लियस, एंड आर इज फॉर अगेन रेडियस, ए इज फॉर एटम का रेशियो इज अप्रोक्स 10⁻⁵। उल्टा लिखते हैं चलो तो ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। एटम टू न्यूक्लियस का रेशियो इज अप्रोक्स 10⁵। इस रेशियो के हिसाब से किसकी रेडियस ज्यादा है? एटम की ज्यादा है, न्यूक्लियस की कम है। ना एटम की ज्यादा है ना, राइट। और कितनी? तो 10⁵ टाइम्स। देखना कैसे, तुमको थोड़ा समझाता हूँ एटम और न्यूक्लियस कैसी होती है। तो ये बताओ कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 है ना। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हुए? 10⁻⁵ है ना। तो अगर न्यूक्लियस 1 सेंटीमीटर की है तो एटम 10⁵ सेंटीमीटर का यानी 1 किलोमीटर का होगा। यस सर। यस सर। ऐसे ये 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर का रेशियो ही तो लिखा है। तो अगर मैं बोलूं कि एक एटम की न्यूक्लियस इतनी बड़ी है, ये मैंने रेडियस बनाई 1 सेंटीमीटर, इतनी बड़ी, तो पूरा एटम कितना बड़ा होगा? 1 किलोमीटर का। किलोमीटर रेडियस का। तो इससे तुमको थोड़ा आइडिया लग रहा है। हालांकि एक ना एटम न्यूक्लियस इतनी बड़ी होती है, ना न्यूक्लियस का एटम 1 किलोमीटर का है, पर आइडिया लगाओ, एटम अगर 1 किलोमीटर का है तो न्यूक्लियस इतनी सी है ना। तो दिस इज द स्केल विच इज ऑफ एटम इन न्यूक्लियस। ये अपना अपना रफ स्केल होता है, राइट। और इसी स्केल के इतने बड़े होने के कारण, इसी रेशियो के इतने बड़े होने के कारण ऐसा होता है एटम के एक्सपेरिमेंट में कि ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, कुछ ही रिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ ही वापस आते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल जो अपन को रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बताया था, है ना। अच्छा, अब इसने जो रेडियस का रेशियो बताया था उससे एक चीज कैलकुलेट होती है,
let's discuss that. Distance of closest approach will tell you, तो उसका सीधा फॉर्मूला लिखवा दूंगा, अभी तो अपन के कैलकुलेशन में वो आ नहीं पाता। हाँ, इलेक्ट्रॉन के बारे में देखो, उसने ऐसा बोला था कि अगर पॉजिटिव चार्ज और मास न्यूक्लियस के अंदर है तो अकेला पॉजिटिव चार्ज तो होता नहीं है, एटम तो न्यूट्रल है। हाँ, शीट में तो बहुत सारे एटम, बहुत सारी न्यूक्लियस होंगी, पर अपन इसमें पार्टिकल्स भी तो बहुत सारे मान रहे हैं, मैंने एक एटम कंसीडर करा है ना। हाँ, सो बेसिकली मैं बोल रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में रदरफोर्ड ने बोला था कि वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा होगा। एंड सिमिलर चीज बोर्स ने भी आके मॉडल में बोली थी और एक्सप्लेन भी करा था। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम रदरफोर्ड टू बोर मॉडल, इलेक्ट्रॉन के बारे में एग्जैक्ट चीज डिस्कस हो जाती है, पर रदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, ये इस तरह से है ना, राइट। सो बेसिकली अपन इसको यूज करते हैं। बोलो सर, ये जो इसका इलेक्ट्रॉन था अपने गोल्ड फॉइल का, जो उसके न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा था, वो He के आयन को, He के जो अपन अल्फा पार्टिकल फेंक रहे हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा क्या? करेगा तो, पर देखो होता क्या है, ये जो He+ आयन है, हमने बेसिक जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है वो समझ रखा है। तो वी कैन प्रेडिक्ट कि जो He2+ आयन है उसमें क्या होता है। तो He2+ आयन, He का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4 होता है, +2 चार्ज। तो अगर एटॉमिक नंबर 2 है, इसमें 2 होंगे प्रोटॉन और 4 - 2 होंगे न्यूट्रॉन, और +2 चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन 0। तो इसमें सारी वो चीजें हैं जिनका मास है, सारी वो चीजें जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वाली कोई चीज है नहीं। और हमने ये चीज तब जब मैंने तुमको बेसिक ये निकालना बताया था, एक रेशियो निकलवाया था कि एक इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन 1800 टाइम्स ज्यादा हैवी होता है। याद करो, निकलवाया था। यस सर, निकल है ना। यहाँ पर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, यानी कि कुल मिला के 4 न्यूक्लियॉन्स हैं, ये 4। इनके सामने इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है। समझ रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन से अल्फा पार्टिकल 10,000 गुना भारी है। तो इलेक्ट्रॉन को ना देख के भाग जाएगा इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल को। भाई कोई इतनी बुलडोजर जैसी चीज आए अपने सामने, है ना, तो अपन थोड़ी खड़े भाग जाएंगे। वैसे इलेक्ट्रॉन, उसका कुछ नहीं है, वो तो नेग्लिजिबल है। इलेक्ट्रॉन के लिए अल्फा पार्टिकल इज वेरी 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 हैवी। इसलिए अपन वो जो उनके बीच का इंटरेक्शन है ना, उसकी बात ही नहीं करते, क्योंकि वो रिलेवेंट ही नहीं है। उसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास अल्फा पार्टिकल से इतना कम है कि इलेक्ट्रॉन इज नथिंग फॉर अल्फा पार्टिकल। ठीक है ना? यस सर, है ना, राइट। अब ये जो रेशियो है इसको अपन देखो कैसे यूज करते हैं। तो ये वाला पार्ट लिख लिया, हटा दूं, रदरफोर्ड गोल्ड फॉर एक्सपेरिमेंट। यस सर, यस सर, यस सर। सर सर आपने सर आयन के बारे में क्या बताया था सर? मैंने क्या बताया था, तो तुम बताओ क्या बताया था, फिर मैं बताऊंगा क्या आयन के बारे में। मतलब परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इन एटम। एटम में न्यूक्लियस कितना वॉल्यूम परसेंटेज ऑक्यूपाई करेगी। टाइप ऑफ आयन कटायन एंड एनायन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, बस ये बोला था मैंने। पॉजिटिव चार्ज आयन आर कटायन, नेगेटिव चार्ज आर आयन अनाइंस, और जो एटम है वो न्यूट्रल होगा, है ना, राइट। सो ये अपन एक चीज कैलकुलेट करके देखते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इन एटम। इस एटम में ये जो छोटी सी न्यूक्लियस है बीच में, ये कितना वॉल्यूम परसेंटेज ऑक्यूपाई करती है। जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस बी समथिंग लाइक दिस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम इनटू 100। चेक करो, ऐसे निकालते परसेंटेज। मैं क्या निकालना चाहता हूँ,
न्यूक्लियस के वॉल्यूम का एटम में परसेंट। तो ऊपर न्यूक्लियस का वॉल्यूम लिया, नीचे एटम का वॉल्यूम लिया, इंटू 100 कर दिया। ठीक है, इसको अपन लिखो, दोनों को मान लो स्फीयर, एटम न्यूक्लियस दोनों को स्फीयर मान लो। ठीक है, एटम और न्यूक्लियस दोनों को स्फीयर मान लो। 4/3 पाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब, 4/3 पाई रेडियस ऑफ एटम का क्यूब, इंटू 100, है ना? यस सर। राइट, इससे अपन को क्या मिला? अब इसमें देखो, जो 4/3 पाई है वो तो कर दो कैंसिल, ये कर दिया कैंसिल, और Rn और Ra को कर लो कंबाइन, कर दो क्यूब और इंटू कर दो 100। ठीक है, Rn by Ra, तो व्हाट इज Ra by Rn? एटम और न्यूक्लियस का रेशियो क्या होता है? 10:5। उल्टा इसका, न्यूक्लियस अपॉन एटम क्या होगा? 10:5। उसका लगा दिया मैंने क्यूब, इंटू कर दिया 10⁻², तो ये आया अपना 10⁻13% आया। यस सर। अब 1, 2, 10%, 0.1% आता तो समझ आता कि बहुत कम है, 1% कुछ नहीं होता। ये कितना है? 10 की पावर -13%, 0.0 कितने 12 और फिर 1, इतने जीरो की अपन को लिखने में आला सच है, उतना ये परसेंटेज है। कि मतलब अगर एटम में इतना बड़ा बना रहा हूं तो ये भी बहुत बड़ा बन गया एक तरह से, सोचो। न्यूक्लियस इज नथिंग, न्यूक्लियस तो कुछ नहीं है, मतलब न्यूक्लियस इज वेरी 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 कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होती है। भाई एटम का जो पूरा मास है तुमने इतने से परसेंटेज में भर दिया सारा का सारा, है ना? तो एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड स्पेस होता है, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये कैलकुलेशन स्टैंडर्ड से काम आती है, याद रखना है ना? नाउ दिस इज वन ऑफ द थिंग। अच्छा, दूसरा, अपना जो एटम है इसमें कितने पार्टिकल्स टकराकर वापस आए, कितने डिफ्लेक्ट हुए, कितने सीधे निकले, उसके बेसिस पे एक चीज और कंक्लूड होती है, एक रफ फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की हमेशा स्फीयर कंसीडर करना है टू गिव अ रफ आइडिया, टू हैव अ रफ आइडिया, तो स्फीयर माना है। इस मॉडल तक तो स्फीयर ही अज्यूम करा है, बोर्ड मॉडल में उसको सर्किल अज्यूम करा है। तो ऐसा है कि इससे रफ आइडिया मिलता है। सी, हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, है ना? क्यूब जो है ये अपन ने रेडियस का करा। अगर तुम एटम को स्फीयर ना मान के क्यूब मान लो, क्यूबॉइड मान लो, तो भी अपन ओवरऑल 3 लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं। दिस विल गिव यू अ रफ आइडिया। अब भाई मैंने देखो एटम देखा तो है नहीं, अच्छा ओ कितना सही गोला जैसा लग रहा है, फुटबॉल जैसा बीच में, तो अपन ने देखा तो है नहीं है, तो अपन ने रफ आइडिया लगाने के लिए स्फीयर मान के कर लिया। ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का एक फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ जो अपन ने ऑब्जर्व करा, मैं सीधा फॉर्मूला ही लिख रहा हूं। तो दिस इज R0 into A⁻⁴ where this A is उस पर्टिकुलर एटम का मास नंबर। Rn यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज R0 into A⁻⁴। जब अपन इसको, अच्छा फिर ये R0 क्या है, तो ये कांस्टेंट है 1.33 into 10⁻⁻13 centimeter. R0 is a constant 1.33 into 10⁻⁻13 centimeter. इसको यूज करके ना we can calculate, if you want to we can calculate। क्या सर ये R0 और A⁻⁻3 एक बार बता दो, R0 क्या है और A⁻⁻3 क्या है? R0 एक कांस्टेंट है, नीचे उसकी वैल्यू लिखी है, पढ़ लो, है ना? और A मास नंबर है जो ऊपर लिखा होता है एटम की रिप्रेजेंटेशन में, ZSA, ये मास नंबर। किसी भी एटम का सर ये कॉमनली लेके चलेंगे, स्टैंडर्ड है? हाँ, किसी भी एटम के लिए R0 एक फॉर्मूला है, तो उसका कांस्टेंट है। R0 को क्या बोलते हैं? R0 बोलते हैं। और बताओ क्या बोलने, कुछ तुम बता दो, तुम्हें अच्छा लग रहा हो कोई नाम कि यार सर ये R0 तो बहुत मतलब ऑब्वियस है, कुछ और बोलो, तो बोलने लगेंगे। फिर बताओ।
R0 से भी काम चल रहा है वैसे, है ना, कांस्टेंट है। प्रॉब्लम्स आएगी क्या? आ सकती है, फॉर्मूला है तो आ ही सकती है ना, आ सकती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सी इससे अपन को न्यूक्लियस की रेडियस की वैल्यू मिलती है अगर हमें उसके एटम का मास नंबर पता हो। सर ये आया कहाँ से, वॉल्यूम परसेंट? नहीं नहीं नहीं, ये अगेन ऑब्जर्वेशन से निकाला कि भाई इतना बड़ा अपन ने एक एटम कंसीडर करा तो कितने पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं, कितने पार्टिकल टकरा रहे हैं, तो एटम अप्रोक्सीमेटली कितना बड़ा होगा, न्यूक्लियस कितनी बड़ी होगी उससे, है ना राइट ना। ये अपन ने जैसे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला लग दिया, जो भी मास नंबर है उसकी वैल्यू रखो, सीधा अपन को Rn की वैल्यू निकल के आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन हाइड्रोजन एटम की ही बात कर लें, हाइड्रोजन एटम की बात कर लें तो हाइड्रोजन एटम का मास नंबर 1 होता है, 1 की पावर 1/3 1 होता है, तो रेडियस की ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या आएगी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम 1.33 into 10⁻13 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा अगर अपन एल्यूमिनियम ले लें, मास नंबर 27, एल्यूमिनियम मास नंबर 27, ए की वैल्यू 27 है, तो क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होगा, 3, तो वैल्यू 3R0 आ जाएगी। 3.99 विच इज बेसिकली 4, है ना, 4 के क्लोज होता है, 3.99 इंटू 10⁻13 या 4 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर, ठीक है। R0 का नहीं है, R0 इज कांस्टेंट बेटा, जिसकी वैल्यू लिख दी उसका क्या फॉर्मूला, R0 कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू लिख दी उसको थोड़ी फॉर्मूला होता है, ये R0 की वैल्यू है, फिक्स्ड कांस्टेंट है। नो सर, जैसे अपन ने Rn का निकाला वैसे Ra का भी है क्या कोई फॉर्मूला? R0 जो है Ra का, Ra इसको 10⁻5 टाइम्स कर दो, रफ निकालना है तो 10⁻5 टाइम्स कर दो। ओके सर। न्यूक्लियस की रेडियस मिल जाएगी। आपने बेटा R0 लिखा था ना, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो गया। Ra है ना, तो Rn जो है उसको 10⁻5 टाइम्स करो, रेडियस ऑफ एटम, रफ रेडियस ऑफ एटम निकल जाएगी। यस सर। कोई और कुछ पूछ रहा है? डाउट क्लियर सेशन था 2 बजे से आपका। बेटा अपन क्लास में ही तो सारे डाउट कर रहे हैं ना आजकल। यस सर। तो बेसिकली अगर अपन को इसके बेसिस पे एक और चीज निकालना हो, ट्राई एंड फाइंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम ना। अब देखो yes, जो न्यूक्लियस है उसमें सारा एटम का मास और पॉजिटिव चार्ज है। तो इस डेंसिटी में, मास बाय वॉल्यूम में, मैं मास की जगह ए ले सकता हूं। भाई सारा जो मास है वो तो मास नंबर से ही आएगा ना, तो मैंने यूनिट नहीं सही करी पर मैंने मास की जगह ए ले लिया। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? मास बाय वॉल्यूम कर रहा हूं ना, तो मैंने मास की जगह ए लिख दिया क्योंकि उससे मास आ जाता है। अच्छा वॉल्यूम की जगह क्या लिखेंगे? तो 4/3 पाई Rn का क्यूब, है ना। अभी एटम के डायग्राम का काम नहीं, हटाओ इसको। वैल्यूज रखो। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनैलिटी निकालने, कांस्टेंट हटा दो। तो ऊपर है a, नीचे है 4/3 पाई Rn। Rn क्या है? R0 a की पावर 1/3 और इसका पूरे का क्यूब। तो अब अगर अपन इसको निकाले तो देखना इसमें क्या होगा कि a की पावर 1/3 का क्यूब से a कट जाएगा, है ना। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस अपन बोल सकते हैं क्या कि कुछ कांस्टेंट आएगा। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो किसी पर्टिकुलर एटम के लिए अलग आए। यस सर। ऊपर का जो a है वो नीचे a की पावर 1/3 की पावर 3 से कट गया। अब अलग एटम के लिए अपन मास नंबर अलग रखते, पर डेंसिटी सारे एटम्स के लिए न्यूक्लियस की क्या आती है? कांस्टेंट, अलग अलग कांस्टेंट। हाँ, तो ये एक चीज है जो यू कैन रिमेम्बर, याद रख सकते हो कि एटम्स की जो न्यूक्लियस है उनकी डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। एटम्स की जो न्यूक्लियस है उनकी डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि
अलग अलग एटम की न्यूक्लियस का मास अलग होगा, साइज अलग होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर सब अलग होगा, पर एटम्स की न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या आएगी? सेम आएगी। इस पे देयर इज अ क्वेश्चन जो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आता है, वो पूछ देंगे। सर वो ऐसे R0 8 पावर 1/3 क्यों कट गया? अरे तो गीसन नको जाने क्यूब करो ना, क्यूब करो, नहीं कहीं बैठना नहीं, कहीं खाना नहीं। क्यूब करो ना, R0 A की पावर 1/3 का क्यूब करो। काय? यस सर। सर डेंसिटी एक बार बता दीजिए सर, वो नेट खत्म हो गया तो हॉटस्पॉट कनेक्ट किया है। मैं बोल रहा हूँ डेंसिटी मास पर वॉल्यूम, मास की जगह ए रख दो, डेंसिटी में मास पर वॉल्यूम में मास की जगह ए रख दो। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी सर उसकी? कांस्टेंट की वैल्यू किसकी? कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, कैलकुलेट कर ले, ऊपर से ए कट गया, 1/4/3 R0 का क्यूब, पर वैल्यू काम की नहीं है, मतलब तुम्हें निकालना है, कैलकुलेट कर लो, बट इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। मतलब वो सिंपली ये है कि ये वैल्यू या जो अपन डेंसिटी निकालते हैं कांस्टेंट आ जाती है, ठीक है? ये बस कांस्टेंट आ जाती है, दैट्स इम्पोर्टेंट। बस जस्ट गिव मी अ सेकंड ना। राइट। सो वैल्यू नहीं निकालना है, वैल्यू का कुछ काम नहीं है, कोई पूछता नहीं, पर कांस्टेंट आता है, इंपॉर्टेंट है एज अ कॉन्सेप्ट, सो इसको याद रखना, ठीक है? राइट, क्लियर है सबको ये? यस सर। ओके सर वह Rn की जगह पर Rn की वैल्यू पुट की ना, वो R0। हाँ, Rn की जगह ये पुट करा, ये Rn क्यूब था, ये पुट कर दिया, क्यूब करा, उसमें एक R0 का क्यूब भी आएगा, पर R0 कांस्टेंट, क्यूब भी कांस्टेंट, 4/3 कांस्टेंट। ये जो a की पावर 1/3 है, इसका क्यूब a हो जाएगा, वो ऊपर के a से कट जाएगा, तो उसमें ओवरऑल डेंसिटी में सब कांस्टेंट बचा। मतलब मैं अलग अलग a की वैल्यू रखूंगा भी तो मास तो अलग आता रहेगा, डेंसिटी सेम आएगी। ये अपन ने कंक्लूड करा है, ठीक है? यस सर। राइट, तो दिस वाज द बेसिकली रदरफोर्ड का कंक्लूजन, इसको याद रखना है। और ठीक है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, मैंने जो वीडियोस में पोस्ट करूंगा उसमें तो एक्सप्लेन करे ही है, पर बाकी एक बार उनको अपन जब बोर मॉडल पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। सो उसके लिए जो अपन को नॉलेज चाहिए होती है वो अपन को अभी नहीं है। ड्रॉबैक समझने के लिए थोड़े से मैं तुम्हें बोल भी दूंगा तो समझ नहीं आएंगे, बट विल एक्सप्लेन, मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा जब अपन बोर मॉडल पढ़ रहे होंगे कि देखो बोर मॉडल में ये बताया, रदरफोर्ड ने नहीं बताया था, तो वो चीज अपन तब कवर कर लेंगे, ठीक है? ऑलमोस्ट दिस इज देयर व्हाट इज इन दिस रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है? सो सर तो इसमें थ्योरी में वही आएगा जो आप वीडियोस में एक्सप्लेन करोगे? हाँ, ऑलमोस्ट मैंने रदरफोर्ड में तो सब कुछ ऑलरेडी बता दिया सर, बट सर हाँ सर उन्हीं वीडियोस में से थ्योरी नोट कर लेंगे। हाँ, नोट्स की तरह एकदम बना लेना। यस सर। अपने हिसाब से जो पॉइंट्स हैं वो लिख लेना, अगर कुछ नहीं समझ आया तो क्लास में पूछ लेना मेरे से, ऐसा, ठीक है ना? सर आज पोस्ट कर दोगे आप ग्रुप पे? पोस्ट करूंगा सर। सर यू विल सेंड वीडियोस और फिर हमें उसके नोट्स बनाने हैं। हाँ, उसके नोट्स बना लेना, वैसे तो वीडियोस भी आपके पास पूरा टाइम रहेंगे, पर अपने नोट्स बना लेना एक। कब आज पोस्ट करोगे कि कल? आज आज आज। सर तो फिर वो TNR 7 वालों को कैसे मिलेंगे? मैं उसमें भी ऐड कर दूंगा, उसमें भी पोस्ट कर दूंगा। ओके सर।
मेरे को उस ग्रुप में And ऐड कर what दो तो about the homework? ठीक है। अब कितने मिनट की देख लेना बेटा यार वीडियो, मुझे क्या पता कितने मिनट की है। मैं तुम्हारे मैच से कम है, जितना तुम मैच देखने में टाइम वेस्ट करती हो ना, उससे ज्यादा, उससे कम टाइम में तुम्हारा वीडियो देखने में आ जाएंगे। यस सर। सर आप नहीं देखते मैच? नहीं, मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है आईपीएल में। मेरे को क्रिकेट में ही कम इंटरेस्ट है इन जनरल थोड़ा। सर यूट्यूब वगैरह चलाते हैं कि ना आप? यूट्यूब बेटा सारे सभी चलाते हैं, मतलब नो सर, वो जैसे एज अ चैनल सर, चैनल। सर केरी तो होमवर्क का क्या होगा? होमवर्क बता रहा हूँ मैं, एज सच आई डोंट थिंक आज कुछ होमवर्क होगा, बिकॉज हमने जो पढ़ा है वो स्पेसिफिकली किसी मॉड्यूल में तो उतना है नहीं। तो वीडियोस आर जस्ट एक्स्ट्रा की जो क्लास में नहीं कर पाए। वो ऐसी चीजें हैं जो वीडियो देख के पढ़ लो उसमें ही काम हो जाता है। मतलब अगर मैं वो सारी वीडियो वाला कंटेंट तुमको क्लास में पढ़ाऊंगा तो पूरा एक लेक्चर लगेगा, उसमें अपन बहुत और चीजें काम की पढ़ सकते हैं, तो इसलिए देयर आर दोस वीडियोस। वीडियो सब आपने ही बनाए? हाँ, मतलब तुम शक्ल देखोगे तो पहचान जाओगे। क्योंकि अदर लेक्चर्स में तो वो जो क्लास में हुआ उसी की सेम वीडियो भेजते हैं ना, राइट? नहीं, ये उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। हाँ, बट दैट इज समथिंग जो कि एक्स्ट्रा है। मतलब ओवरऑल इन जनरल तुमको इतना समझ लेना है कि वो तुम्हारे लिए ज्यादा सही है कि अगर तुम वो वीडियोस देख के पढ़ लो। सर मॉड्यूल में जो मोल कॉन्सेप्ट की एक्सरसाइज मॉड्यूल से सारे बिगनर बॉक्स से सारे सॉल्व करने हैं? सारे बिगनर बॉक्स, सारी एक्सरसाइज 1 and 2, सारे बिगनर बॉक्स एक्सरसाइज 1 and 2 एंड एनसीईआरटी डिपेंड्स। सो एनसीईआरटी आफ्टर एनसीईआरटी की रीडिंग, एनसीईआरटी कॉर्नर जो सेक्शन है ना, वो एनसीईआरटी की रीडिंग करने के बाद, ऑल्दो क्वेश्चन उसमें भी सेम ही है, बट प्रेफरेबली एनसीईआरटी कॉर्नर वाले क्वेश्चंस एनसीईआरटी की रीडिंग करने के बाद। सर आप ग्रुप में ऐसा पोस्ट कर देना ना, जैसे मतलब कल अपनी क्लास है तो आप पोस्ट कर देना कि ये वाली वीडियोस के डाउट आज मैं लूंगा, फिर अगले दिन जैसे ये वाली वीडियोस के, मतलब ऐसा है इस वीडियोस को देख लेंगे। हार्डली 1 घंटे की है वीडियोस, और कल तो नहीं, अपन उसको परसों डिस्कस करेंगे। मतलब वो इंडिपेंडेंट चीज है, उससे आपका कुछ काम रुक नहीं रहा, समझ रहे हो ना? तो 2 दिन दे रहा हूँ, 2 दिन में आराम से कभी भी देख लेना। ठीक है सर। आप सारे बिगिनर बॉक्सेस और एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस पोस्ट करोगे, जैसा मैथ्स के सर ने हम लोग को सारे बिगिनर बॉक्स के सॉल्यूशंस 7-1 के बैच के हो क्या? नहीं सर, 6-1 का यू वैसे तो कर दिए सर ने। लिंक है ना बेटा, उसमें ऑलरेडी पड़े हुए हैं, चेक नहीं करा? हाँ सर ने कर दी। ओके मैं चेक करता हूँ। कल तो टेस्ट है ना अपना? क्या बेटा? टेस्ट मूल कंसेप्ट का क्लास टेस्ट। हाँ बोला था एक टेस्ट। हाँ, आपका टेस्ट 17 नवंबर के आसपास है। यस सर, यस सर। दिवाली के बाद नवंबर। सर TNR 7 में बिगनर बॉक्स 4 बचा था एंड एक्सरसाइज 2। तो यूडोमेट्री आपने भी पढ़ी नहीं है ना बेटा, यूडोमेट्री की आपकी क्लासेस लगेंगी, देन बिगनर बॉक्स 4 करना, बिकॉज इट्स फॉर यूडोमेट्री स्पेसिफिकली। ठीक है? क्या बेटा? सर लीव कर सकते हैं? हाँ, लीव कर दे सर? लीव कर सकते हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर का कोई होमवर्क नहीं है आज। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है सर एक डाउट है होमवर्क। बोलो सर, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का सर रेशियो क्या होता है सर? 1/1800। ऊपर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ऊपर इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन ना, इलेक्ट्रॉन तो 1/837 1/1837। ओके सर। Sir, can you please tell me that for preparation of GOE, theory is important or numericals? Both are important. सर आप बोल रहे YouTube कम देखते हैं सर, फेमस हो जाओगे। मैं वैसे बहुत फेमस हूँ, मेरे लिए बच्चों को पढ़ाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है यूट्यूब पे टाइम पास की बजाय। इन मॉडल वालों में सबसे ज्यादा कौन था, सबसे शातिर कौन था? सबसे शातिर तो यार देखो ऐसा है, बोर ही था। देखो क्या है, बोर का मॉडल जब अपन पढ़ेगा तो समझ आएगा कि भाई ने कुछ करा ज्यादा है नहीं, मतलब ऐसा है एक्चुअली। सर भाई नहीं अंकल है वो तो।
अंकल भाई कुछ बोल दो, अब तुम्हारे भाई तुम्हारे अंकल मेरे भाई, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे वो तो होता ही है। ठीक है, और मोल सोल्यूशन है, मोल कॉन्सेप्ट के सोल्यूशन बेटा TNR 7.1 में जो है ना, तो मैं अगर ग्रुप में ऐड हो जाता हूँ तो मैं एक लिंक डालता हूँ ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, है ना, उस लिंक में सारा कंटेंट होता है, सारे सोल्यूशन मॉड्यूल एक्सेट्रा सब कुछ, तो यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। सर क्वांटम मॉडल सर किसने डिस्कवर किया था, मतलब कोई ऐसे नाम दिया जाता है क्या सर उसे? श्रोडिंगर, अरविंद श्रोडिंगर। सर उन्होंने केवल वेव इक्वेशन दी थी सर। उसी के बेसिस पर मॉडल बना ना पूरा। सर कल अपन इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे या फिर थ्योरी आगे बढ़ाएंगे? इसके न्यूमेरिकल्स नहीं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं बेटा न्यूमेरिकल्स। तो सर ये फॉर्मूलाज वगैरह मतलब आगे काम पढ़ेंगे? एक इजाफा फॉर्मूला है, एक न्यूमेरिकल कर रहा है, रख ले, एक ही वैल्यू रख दे, कुछ 64 रख दे, 4 इंटू। हाँ सर रख ली हो गया। बस इतना ही है उसमें, है ना। ओके सर, चलो लीव कर सकते हो, जो भी लीव करना चाहता है, किसी को डाउट है पूछ लो। सर जो अल्फा पार्टिकल्स थे सर वो रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलते, तो सर जो हमारा मतलब वो था स्लिट वगैरह के लिए जो बाकी के जो मटेरियल हमने बनाया, बॉक्स भी था, तो वो रेडियो एक्टिव प्रूफ मटेरियल से बना होगा। हाँ ऐसे मॉडल लेते हैं, ऐसी चीज लेते हैं। तुम एक बार वो वीडियो देख लो, उसमें सब एक्सप्लेन करा है मैंने, तुम वीडियो देखो फिर अपन डिस्कस करेंगे सर। ओके सर। रिदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन को रोटेशनल क्यों बोला? इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम वाबेज, इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम समथिंग फ्रॉम, मतलब ज्यादा अच्छे से अपन ने वो बोर मॉडल में पढ़ना है। तो होता एक्चुअली ये है कि अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की, तो उनमें अपोजिट चार्ज है, तो वो अपोजिट चार्ज वाली चीजें तो अट्रैक्ट करेंगी। तो अगर वो घूमता रहता है ना आसपास, तभी इट कैन स्टे इन द एटम। अगर मैं सिंपली बोलूं कि एक न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, तो पास आके चिपक जाएंगे, खत्म। पर ऐसा नहीं होता ना, तो इसलिए वो घूमते रहना चाहिए। एनटीएटी 2 स्टेज कब हो? अभी बेटा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं उसकी। सर हाँ बोलो। हाँ कैन यू हेल्प मी? किसी घूमता रहता है सर। यशराज बोलो एक बार, फिर मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। यशराज बोलो क्या? तब एक कैसे घूमते रहता है सर? माइक बंद करो 1 मिनट पहले। किसी का माइक चालू है इसलिए आवाज नहीं आ रही है आपको। हाँ यश बोलो। सर ये प्रोटॉन के आसपास कैसे घूमते रहता है, एकदम कभी भी खत्म नहीं होती उसकी एनर्जी? और वो मैं बताऊंगा, वो उसका ड्रॉबैक है। रदरफोर्ड ना पतली गली से निकल लिया बिना बताए, तो वो उसका ड्रॉबैक है कि भाई यहाँ घूमता देखेंगे बस ऐसा। वो उसका एक ड्रॉबैक है। बोर मॉडल में उसको अपन डिस्कस कर लेंगे कि कैसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होती है सर, उसे रेसो भी कर रही थी ना ये मैक्सवेल की। सर मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी कि कोई भी चीज होती है तो वो एनर्जी लूज करती है, मोशन करती है, तो उसे हाँ वो सब उसके ड्रॉबैक्स में आ जाता है, जो भी चीजें उसने एक्सप्लेन नहीं करी। वैसे बाद में सर वो बताया वो थ्योरी तो सर बाद में फेल हो गई थी, तो उसका कारण क्या था सर मैक्सवेल की जो थ्योरी फेल हुई थी? क्या थ्योरी, तुम्हें क्या पता है उसके बारे में बताओ। सर इसमें से ऐसे बोला था कि जो उसने मतलब ये आर्गुमेंटेशन उठाया था ना सर कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रोटेट करेंगे ऑर्बिटल पाथ में, तो कोई भी चीज रोटेट करती है तो वो उसके में एनर्जी लॉस भी करती है, इस वजह से वो घूमेगी। उसने ऐसा बोला था कि तो वो एंड में जाके कोलाइड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसके कारण धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास आना चाहिए, है ना, धीरे धीरे पास आना चाहिए अट्रैक्टिव फोर्स के कारण। और जैसे जैसे वो पास आएगा, तुमको मैं ये पढ़ाऊंगा कि उसको ग्रेजुअली एनर्जी लूज करना चाहिए। पर ऑब्जर्व क्या करा जाता है एटम में कि एनर्जी ग्रेजुअली लूज नहीं करते, कि एनर्जी 10 थी फिर 9 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 7 हो गई, 6 हो गई। वो तो ऑर्बिट होती है। एनर्जी 10 थी फिर सीधा 6 हो गई, फिर सीधा 2 हो गई। पैकेट्स में एनर्जी कम होती है। ये रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं करा था, ये बोर ने एक्सप्लेन करा था। वो कैसे करा था वो अपन पढ़ेंगे। मतलब उसके सब एक्सप्लेनेशन अपने सारे मॉडल में मिला जुला के हैं। तो सर वो मतलब जो मैक्सवेल की जो थ्योरी थी वो सब फेल क्यों हुई हमारे आफ्टर ऑल? मैक्सवेल की थ्योरी ओवरऑल एटम के स्ट्रक्चर पे नहीं लग पाई, समझ रहे हो? एटम के स्ट्रक्चर पे, हाँ मतलब एनर्जी वाइज उसकी थ्योरी अपनी जगह सही है, पर वो एटम के स्ट्रक्चर पे एप्लीकेबल नहीं है। तो उसका कुछ एक नया वर्जन निकाल दिया, ओएस अपडेट कर दिया उसकी थ्योरी का, और फिर वो आ गई कि हाँ आप सही है।
ऐसा तो सर जो मैं से जो मतलब था कि एप्लीकेबल नहीं था वो इसलिए था क्योंकि सर बाहर भी फोर्स लग रही थी अंदर भी लग रही थी सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, तो सर से बैलेंस रहता था, ऐसा बोल सकते हैं क्या? ये बोर मॉडल में एक्सप्लेन करा गया है सब कुछ, ये बोर मॉडल ने बोर ने एक्सप्लेन करा। अच्छा सर मैंने सोचा प्लैनेटरी मोशन से मिलता जुलता है तो थोड़ा हुआ। हाँ सर वो ये बोर ने एक्सप्लेन करा है। सर ये आइंस्टाइन ने ही गलत प्रूफ करा था ना मैक्सवेल? हाँ मतलब उसने एक्चुअली मास एनर्जी इक्वेशन दी थी, तो इतने छोटे कम मास के इतने हाई स्पीड मूविंग पार्टिकल्स की जो एनर्जी है उनको अपन हमेशा मास की तरह कंसीडर करें नहीं करेंगे, ये आइंस्टाइन ने बोला था, तो उसने उसको ऐसे थोड़ा सा गलत प्रूव करा था। इवेंचुअली वो पार्ट भी आएगा। केमिस्ट्री में भी वो फोटो केमिकल इफेक्ट किया है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे ना अपन, वो पढ़ेंगे सर। आज का होमवर्क क्या था सर? मैं एक्चुअली नेटवर्क इशू आ रहा था थोड़ा। आज का होमवर्क क्या है सर? जो तुमने सुना वही, कुछ नहीं। हाँ सर आज मेरे साथ भी हो रहा सर, ये सिस्टम बार बार बाहर फेंक रहा है। बेटा वो होता है, वो बहुत रैंडम होता है, वो मेरे साथ भी हो जाता है क्लास में, बीच बीच में क्लास बंद होती है, कोई और होस्ट बन जाता है ना, तो वो रैंडम अनप्रेडिक्टेबल, मतलब समझ नहीं आता। तुम लैपटॉप यूज करते हो, फोन यूज करते हो? सर रिकॉर्ड क्या है लैपटॉप में मोस्टली मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि ऐसा तब होता है जब लैपटॉप ज्यादा हीटअप हो जाए, तो वो अपने आप जो प्रोग्राम बंद करता है। मेरे साथ तो ये होता है, अब डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। हाँ प्रांजल सर, आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कौन पूछ रहा है?